नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में मैं विक्रांत शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पहले। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें भी संघीय कार्यपालिका प्रथा पहला पार्ट था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम संघीय कार्यपालिका के दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे। भी दोस्तों, इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक देखें, बार बार रिवाइज़ करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, संघीय कार्यपालिका। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। सत्ताधारी राजनीतिक दल के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो लास्ट वीडियो में भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है राष्ट्रपति से संबंधित, उनके वीटो वगैरह के बारे में भी काफ़ी कुछ वहाँ बताया गया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके उन वीडियोस को एक बार देखें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जैसा कि आप जान रहे होंगे, इसका सही उत्तर है महाभियोग द्वारा, सी। लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि जो महाभियोग शब्द है, इसका वर्णन संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किया गया है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में भी इस शब्द को कई बार देखेंगे न्यूज़ और मीडिया वगैरह में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। ए राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में या उच्च सदन में। तो दोस्तों, जब एकल राष्ट्रपति पद्धति की बात आए तो हमारे ध्यान में सबसे पहले आता है अमेरिका। अमेरिका में आपने सबसे ज़्यादा जो उनका सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो कौन होता है, वहाँ का राष्ट्रपति, क्योंकि सभी शक्तियाँ वहाँ राष्ट्रपति के हाथ में निहित होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 30वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 44वें संशोधन द्वारा। दोस्तों, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पास प्राप्त करने के बाद दोबारा पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यह व्यवस्था किस संशोधन द्वारा की गई है? 44वें संशोधन द्वारा। लेकिन यहाँ याद रखिए कि धन विधेयक या संवैधानिक मामलों से संबंधित, संवैधानिक संशोधन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? ये भी उसी तरह का एक क्वेश्चन है जो अभी हमने चर्चा की है, अनुच्छेद 63, 108, 109 या 111। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है अनुच्छेद 111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद के द्वारा। तो दोस्तों, जो महाअभियोग की प्रक्रिया है वह कहाँ प्रारंभ होती है? वो प्रारंभ होती है संसद में। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग संबंधित प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। वहाँ पर विशेष बहुमत से पारित होगा तब ये दूसरे सदन में जाएगा। तो दोनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत के मुख्य सचिव? इसका भी जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए, राष्ट्रपति। आपको पता है कि संसद किस किस से मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होंगे? राष्ट्रपति।
याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के नाम से ही सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते किए जाते हैं। एक यहाँ क्वेश्चन और बनता है, उस पर भी डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और राष्ट्रपति पर महाभियोग उसके बाद लगा, तो क्या राष्ट्रपति रहते हुए उनके द्वारा किए गए सारे कार्य वैध होंगे या नहीं, जबकि उन पर महाभियोग लग चुका है संविधान के अतिक्रमण की वजह से। तो दोस्तों याद रखना कि महाभियोग से पहले राष्ट्रपति ने जितने भी कार्य किए हैं वह सभी कार्य वैध होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा आप जान रहे हैं, इसका सही उत्तर क्या है? संसद के किसी भी सदन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 57। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या राष्ट्रपति दोबारा अपने ही पद के लिए चुनाव लड़ सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लड़ सकता है। उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका वह दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीव रेड्डी? सर्वसम्मति से एकमात्र राष्ट्रपति जो अपने देश में आज तक चुने गए हैं वो हुए हैं डी, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 32? इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 143। दोस्तों यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पारित होकर गया और राष्ट्रपति को लगता है कि यह विधेयक कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति लेके आ रहा है संविधान के विषय में, या इस विधेयक से लागू करने से विधि के सम्मुख कोई या विधि की कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देते हैं विचार जानने के लिए। ऐसे विचार को करते समय, परामर्श पर विचार को करते समय कि क्या परामर्श देना है, तो सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पूर्ण बेंच इस पर जो है कि विचार करती है, तब वह राष्ट्रपति को अपना परामर्श भेजती है। अब आप कहेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है? नहीं दोस्तों, एक बार अयोध्या के मामले को लेकर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के विचारार्थ मामला भेजा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाह देने से मना कर दिया था। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपना परामर्श देगी ही देगी, ना ही ऐसी कोई बाध्यता है कि सुप्रीम कोर्ट का परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट का वह परामर्श है, आदेश थोड़ा ये जो मानने के लिए उसे बाध्य होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, गवर्नर या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, और यह घोषणा की जाती है गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। याद रखिएगा, संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति शासन शब्द की चर्चा नहीं की गई है। इसके स्थान पर संवैधानिक तंत्र की विफलता शब्द का प्रयोग हुआ है। एक और चीज़ आपको बता दें कि राष्ट्रपति राज्यपाल के अतिरिक्त किसी अन्य रिपोर्ट को भी आधार बनाकर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है?
आप सब जानते हैं, इसका आंसर बताइए मैं कमेंट बॉक्स में। आंसर है ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन या वीवी गिरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिए। अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इनके इस पोर्शन के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होने के बाद आपको डेस्क्रिप्टिव भी पढ़ने को मिलेगा वीडियोस के माध्यम से, और काफ़ी सब्जेक्ट्स इसमें ऐड होते जाएंगे। करंट अफेयर्स पर भी बहुत जल्दी आपको इश्यूज़ मिलना शुरू होंगे, मंथली करंट अफेयर्स आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं और उन वैकेंसीज़ में आपको मेहनत करनी है ताकि आप एक बार में या जल्द से जल्द कॉम्पिटिटिव लाइन से बाहर निकलकर अपना सिलेक्शन पा सकें। यही उम्मीद कर रहे हैं हम, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी मैटर को आप जल्दी से जल्दी समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कई लोगों ने हमसे कहा है कि सर ये पोर्शन उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर हैं जो पहले प्रिपेयर कर चुके हैं, या जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, या जो अभी अभी कंपटीशन की तैयारी जिन लोगों ने करना शुरू किया है, वो लोग डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को ना समझ पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं। तो उनके लिए दोस्तों बताना चाहेंगे कि बहुत जल्दी हम सब्जेक्ट पर डेस्क्रिप्टिव क्लास भी देंगे। तो आप डेस्क्रिप्टिव क्लास पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या आर वेंकट रमन। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि इंडिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो नींव रखी थी, जो पहली 5 मिसाइलें बनी थी, उस प्रोग्राम के निदेशक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, या राइट आंसर विल बी बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, किस राज्य से थे? ये आपसे पूछना चाह रहा है वो। पहले राष्ट्रपति कौन थे भारत के, स्वतंत्र भारत के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से या तमिलनाडु से? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 370, ये दोस्तों हो गया जम्मू कश्मीर से जो हटाया गया है। 368, 356, 352। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 356 सी। दोस्तों अनुच्छेद 352 में जो विषय है वह है राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में। अनुच्छेद 356 जो है वह है राष्ट्रपति शासन के संबंध में, और अनुच्छेद 360 जो है वो है वित्तीय आपातकाल के संबंध में। ठीक है, 368 जो है आपका वो है संवैधानिक संशोधन से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, परित्याग या हटाए जाने, यहाँ पद त्याग होगा दोस्तों, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या वह पद से हटाए जाते हैं, या उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया है, तो कितने समय के भीतर राष्ट्रपति का दूसरा चुनाव हो जाना चाहिए? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 6 माह। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त।
अनुच्छेद 358, 359, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 356? दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 359, 359। आपको बताया जा चुका है कि भारत में आपातकाल 3 आधारों पर लगता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। यदि आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण पर लगा है तो अनुच्छेद 19, 20, 21 तीनों सस्पेंड हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 को सस्पेंड करने के लिए अनुच्छेद 358 के अंतर्गत एक नई उद्घोषणा करनी पड़ती है, ठीक है। और यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो अनुच्छेद 19 भी जीवित रहेगा, उसे भी नहीं हटा सकते। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य जो मूलाधिकार है वो सस्पेंड किस अनुच्छेद के द्वारा किए जाते हैं? अनुच्छेद 359। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंगत है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। दोस्तों तीनों ये राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन डी जवाहरलाल नेहरू ये असंगत है क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे। तो सही आंसर क्या है? डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? ए उपराष्ट्रपति की, बी प्रधानमंत्री की, सी राज्यपाल की या डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की? तो दोस्तों आप जैसा जानते हैं प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन उपराष्ट्रपति का क्या होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल और डी उक्त तीनों में। तो इसका सही उत्तर जैसा आप जान रहे हैं ए भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों इन क्वेश्चंस को प्लीज़ बार बार आप सॉल्व कीजिए। इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करने से आप ऑप्शंस देखकर एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप लोगों से निवेदन है इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो वहाँ प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और आप ऑप्शंस देके कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कृपया इन क्वेश्चनों को कीजिए, इनकी भाषा को समझिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि वह क्या आपसे मांग रहे हैं, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा, इन क्वेश्चंस को बार बार करने से क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड आपकी बढ़ेगी। बहुत जल्द हम आपके लिए करंट अफेयर्स जो कि वन लाइनर पॉइंट में होंगे वो आपके लिए लाने वाले हैं वीडियो के माध्यम से, जिसमें मंथली वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे ताकि आप हर मंथ का यहीं से रिवीजन करते चले जाएं, आपको कोई पुस्तक खरीदने की ज़रूरत ना पड़े या आपको कहीं और इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? ए वी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी या के आर नारायणन या जाकिर हुसैन? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए वी गिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके सामने कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे दोस्तों? एस राधाकृष्णन थे या राजेंद्र प्रसाद या जाकिर हुसैन या कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से या अप्रत्यक्ष मतदान? दोस्तों आपने क्या कभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डाला है? प्रधानमंत्री के में डाला होगा, मुख्यमंत्री के में डाला होगा, नगर पालिका या पंचायत के लिए डाला होगा। तो जिस चुनाव में आप वोटिंग करते हैं उसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन राष्ट्रपति का होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसमें कि आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ना कि आप। कौन कौन लेते हैं भाग इसमें? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य,
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये पहले भी बता चुके हैं, लास्ट वीडियो में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक चर्चित मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था हिंदू कोड बिल, पैक्सो विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक या दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, भारतीय डाकघर विधेयक। लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि राष्ट्रपति के पास संविधान में तो कोई वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वो तीनों प्रकार की वीटो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। आंतर्जातिक वीटो, निलंबनकारी वीटो या जेवी वीटो। ये तीनों लास्ट वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, कृपया वहाँ जाकर देख लें एक बार ताकि आप समझ सकें इन चीज़ों को। और बताना चाहेंगे इसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी सांसदों के लाभ के पद के ऊपर उन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। कुछ मामले और भी हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे आपको बताते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है या कोई नहीं? तो दोस्तों ये क्या, एक प्रकार की न्यायिक शक्ति है जिसमें वे किसी व्यक्ति को क्षमादान देते हैं। ये भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया है। बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी के क्षमादान, किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या मृत्युदंड की स्थिति में व्यक्ति को मृत्युदंड से मुक्त कर सकते हैं। ये सब आपको पिछले वीडियोज़ में बताया गया है, प्लीज़ वहाँ जाकर देखिए इन्हें बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएगा? ए, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, बी, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, सी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो दोस्तों लोक लेखा एक समिति है जो संसद द्वारा बनाई जाती है और संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। बाकी जो तीनों हैं यह राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व है कि वह इनकी रिपोर्ट्स को संसद के पटल पर रखवाए। कौन कौन? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? सी, 1, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति ब्लैंक दिया है किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन हैं, राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश या मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों जब मंत्रिपरिषद को लगता है कि उसने सदन में अपना विश्वास मत खो दिया है तो वह राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है कि कृपया लोकसभा को भंग कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? डी, मंत्रिपरिषद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। दोस्तों आपको यह बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता है तो इस संबंध में कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा यह प्रपोजल रखा जाना चाहिए सभा में, सदन में, और उसके अलावा अन्य 50 लोगों के द्वारा उसे अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 50 सदस्यों का पहले साइन होकर वो प्रपोजल रखा जाएगा, अन्य 50 लोग कम से कम उस पर अपना अनुमोदन करेंगे। तो इसका आंसर क्या है? ए, 50। और यही याद रखिएगा, आपको यही बता देते हैं कि उपराष्ट्रपति के संबंध में यह शर्त है 20 निर्वाचकों की। 20 लोग उस सदन में उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करेंगे और 20 अन्य लोग उसका क्या करेंगे? अनुसमर्थन करेंगे या अनुमोदित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अधिकतम कितने समय के लिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 3 वर्ष? दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, 3 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को प्रस्ताव रखता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का, तो राष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देंगे। फिर यह घोषणा दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत के साथ 2 माह के अंदर पारित हो जानी चाहिए।
वरना यह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 6 माह की दर से 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है राज्य में। तो कितना हो गया? 1 वर्ष। 1 वर्ष से आगे अगर आपको राष्ट्रपति शासन और बढ़ाना है तो इसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि देश के छोटे से भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, और दूसरी कंडीशन है कि चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में यह राष्ट्रपति शासन लगा है, चुनाव कराना संभव नहीं है। तो इन 2 कंडीशंस के पूरे होने के बाद उसे 6 महीना करके 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो गई 3 वर्ष। अब आप कहेंगे उसके बाद भी अगर हालात ना सुधरे तो दोस्तों फिर केंद्रीय सरकार को दोबारा से नई उद्घोषणा करानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद उस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद को कितने समय में करना होगा? 14 माह, 1 माह, 3 माह या 6 माह? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1 माह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को सिफारिश की कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तत्काल राष्ट्रपति द्वारा कर दी गई। उद्घोषणा जिस दिन की है वहाँ से 1 माह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए, वरना राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार या राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? 4 ऑप्शन, के.एम. मुंशी, वी.एन. रॉय, के.एम. नंबियार या हृदयनाथ कुजरू। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, हृदयनाथ कुजरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? मतलब इसमें से वह कौन है जो इसके निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में वो भाग नहीं लेता? तो 4 ऑप्शन, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद या राज्यों की विधानसभा। तो महाभियोग कहाँ शुरू हो सकता है? संसद के दोनों सदनों में। उसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं होता। तो विधान परिषद तो निर्वाचन में भी भाग नहीं लेती। तो वह कौन सा मंडल है या कौन सा ऑप्शन है इसमें से जो कि निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन उस राष्ट्रपति को हटाने में उसका कोई योगदान नहीं है? सही आंसर है डी, राज्यों की विधानसभा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? आप सभी जानते होंगे इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज़। सही आंसर है बी, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं किसमें? प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, संसद में? इस तरह के अलग अलग तरह के 2-3 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, राष्ट्रपति में। ये क्वेश्चंस को आप रिपीटेशन मत समझिएगा, ये केवल इसलिए आपको दिए जाते हैं कि कहीं प्रश्न की भाषा को आप देखकर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन, देखिए जनता के सदन का मतलब लोकसभा, जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ये गलत है दोस्तों। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है
यह सही है। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, यह भी सही है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, यह गलत है। तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही नहीं है? पहला और चौथा। तो इसका जो सही आंसर क्या है वो है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। उसके पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, यह भी सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति के पद त्याग, पद से हटाए जाने अथवा मृत्यु के बाद राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यह भी सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है डी, सभी चारों सही। नेक्स्ट, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जी एस पाठक, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी वी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और के आर नारायणन, बी डी जत्ती और के आर नारायणन। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी वी गिरी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। ए, केवल लोकसभा में, बी, संसद के किसी भी सदन में, सी, संसद की संयुक्त बैठक में, या डी, केवल राज्यसभा में। इसका सही आंसर है दोस्तों राज्यसभा में। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति जैसी जटिल प्रक्रिया नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा बहुमत द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर देती है और लोकसभा उससे सहमत है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों सदनों में पारित होने की भी कोई बाध्यता नहीं है, केवल राज्यसभा से पारित होना चाहिए और लोकसभा कह दे हाँ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? सरल भाषा में अगर देखें इस प्रश्न को, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो अभी आपको बता के चुके हैं कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित भी और मनोनीत भी में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव, या लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव। अभी आप कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, तो सही उत्तर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। तो इसमें दोस्तों राज्यसभा की सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य तो है नहीं। भारत के संविधान में लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सी, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति, राज्यसभा की सदन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता। इसी के साथ चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं अपना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
पहला स्टेटमेंट है लोकसभा के प्रति, सही है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत संविधान में बाध्यता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और अनुच्छेद 75(3) में यह दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है दोस्तों? बी, आर्टिकल 1, 2, 3। दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप बार बार करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशंस भी आपको एज इट इज़ याद हो जाएंगी। नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होगा कि यही ऑप्शंस आपको, यही सेम क्वेश्चन आपको रिपीट होने का वहाँ मिलेगा, तो प्लीज़ इन्हें बार बार हल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय 4 संभावनाएं दी गई हैं, इन पर आपको विचार करना है कि कौन सी सही है। कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय पहली संभावना है, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। दूसरी संभावना, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। तीसरी संभावना है, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। डी, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है ए। जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री या मंत्री बनते वक्त व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन मंत्री या प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उसे संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी 6 माह के अंदर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में नहीं है? 1, वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट या संचित निधि। तो दोस्तों सी, बजट भारत के संविधान में लिखित नहीं है। इसकी जगह क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। आपको बता चुके हैं राष्ट्रपति शासन भी नहीं है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है, यह भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यह गलत है, क्योंकि मंत्री लोकसभा से भी लिए जा सकते हैं, मंत्री राज्यसभा से भी लिए जा सकते हैं। चौथा है, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, गलत है। दूसरा, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है, दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका सही उत्तर क्या है? ना तो 1 और ना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी या टी.टी. कृष्णामाचारी या बी.सी. राय? इसका सही उत्तर है ए, गोपाल स्वामी अयंगर। इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया था। चलिए यहाँ आज आपको रोक रहे हैं, आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको कुछ जानना है या कुछ आप नया पढ़ना चाहते हैं या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।
अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।